देवियों और सज्जनों, एक लंबे 4 दिन के लंबे अंतराल के बाद 4 दिन ना हम लोग फिर से एक बार ग्रुप डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं और घुसने वाले हैं मध्यकालीन भारत में। ठीक, और मध्यकालीन भारत में जब घुसेंगे तो जाहिर सी बात है अरबों का आक्रमण होगा, और इसलिए हम लोग अरब आक्रमण को आज देखने वाले हैं। और उससे कुछ प्रश्न जो बनते हैं अरब आक्रमण और मोहम्मद गजनी से जो भी इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको आज हम कवर करेंगे। और इसके बाद में कुछ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक, करंट अफेयर्स का बुक मैं नहीं लेकर बैठा हूँ, उसको दे दूँ। आ जा भाई। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न मध्यकालीन भारत का, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया? प्रथम सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में अरबों ने किया था भारत पर? मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब क्या बोलते हैं अरब आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कार्यकाल में तो पूछे, हम पूछे क्वेश्चन किसके नेतृत्व में। अच्छा हाँ ठीक, अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? 712 ईस्वी सही जवाब है। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न बताइए लोग, प्रश्न संख्या 3, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। दाहिर बिल्कुल सही जवाब है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये तो लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट प्रश्न, अब मोहम्मद गजनी से को प्रश्न हम दागने वाले हैं। पहला प्रश्न, गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 727। गलत, 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, 932। ठीक, अल्पतगीन के बाद गजनी का शासक कौन बना? प्रीतिगीन। प्रीति ना हुई, प्रीति लिखा है, प्रीतिगीन हो सकता है, प्रीति परिति कुछ वो खाली हैंग करना है खाली। प्रीति लिखा होता है चाहे परिति लिखा होता, प्रीतिगीन या प्रीतिगीन जो भी लिखा हो। प्रीतिगीन या प्रीतिगीन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 972 से 77। 972 से 77 तक 5 साल इसका शासनकाल रहा था। किस गजनी शासक के शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया गया? प्रीतिगीन के समय प्रीतिगीन पहला गजनी शासक था जिसके समय में भारत पर आक्रमण किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल सही जवाब है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था। नेक्स्ट प्रश्न, अल्पतगीन का गुलाम तथा उसका दामाद कौन था जो 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा, यानी कि प्रीतिगीन के बाद बैठा? सुबुक्तगीन जो कौन था? तो अल्पतगीन का गुलाम प्लस दामाद। ये लोग गुलाम को दामाद बनना ज़्यादा पसंद करते थे जो अरब आक्रमणकारी थे। अधिकतर अरब आक्रमणकारियों को यही देखने मिलता है कि पहले गुलाम था, बाद में उसका दामाद बन गया। महमूद गजनी का पिता कौन था? सुबुक्तगीन जो था महमूद गजनी का पिता था। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971। 1 नवंबर 971 को महमूद गजनी का जन्म हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था मोहम्मद गजनी अपने पिता के शासनकाल में। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा? 998। ठीक है, 998 ईस्वी में महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु कितनी थी? 27 वर्ष। ठीक है, उस समय उसकी आयु 27 वर्ष थी। किसने मुहम्मद गजनी के पद को मान्यता देते हुए यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी? अल-आदिर बिल्लाह।
बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला। बिल्ला नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कुल आक्रमण 27 बार। 17 बार। 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। महमूद ने कब शाही राज जयपाल पर आक्रमण किया? 1001 में। 1001 न्योता किया 1001 का, लीजिए 1001 का न्योता जयपाल साहब। महमूद गजनी के किस हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? 1001 के। 1008 के नगरकोट। हाँ, 1008 में नगरकोट के विरुद्ध जो इसने हमला किया था उसको मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। गजनी ने कहाँ के चक्रस्वामीन की कांस निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था? थानेसर के। थानेसर सही जवाब है। गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामीन की कांस निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर अपनी रंगभूमि में उसको रखवाया। अगला प्रश्न, महमूद गजनी ने कब सोमनाथ मंदिर को लूटा? 1027 होगा। 2 साल पहले 1025। 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। आए चिंतित हो रहे हो? आखिरी बार 27 में कर 2 साल पहले से। होगा करने से होता है, बाबा रामदेव कहते हैं। महमूद गजनी को सोमनाथ मंदिर से लगभग कितने दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी? 20 लाख। उस समय में 1000 ईस्वी के आसपास 20 लाख की संपत्ति इसके हाथ लगी थी। सोमनाथ मंदिर के रक्षा में सहायता करने के कारण मोहम्मद गजनी ने कहाँ के शासक पर आक्रमण किया था? अनहिलवाड़ा के शासक पर इसने हमला किया था, क्योंकि उसने सोमनाथ मंदिर को जब यह लूट रहा था तो उस विरोध किया था इसने उसका, हाँ, बचाने के मतलब प्रयत्न किया था। महमूद गजनी का अंतिम भारत आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी में। और मोहम्मद गजनी का अंतिम जो भारत पर आक्रमण था जो 1027 में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब और हरियाणा में जो होते हैं जाटों के विरुद्ध है। गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गजनी था। किसे मूर्ति भंजक कहते हैं? इसी को क्वेश्चन नहीं लिखे हैं लेकिन पूछ दिए हैं, क्योंकि सब जाहिर सी बात है, तो बताइए देगा लोग। गजनी के दरबार में रहने वाले इतिहासकार के नाम बताइए। 3 गो इतिहासकार थे और तीनों ही मतलब कि इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है। अलबरूनी, हाँ, फिरदौसी, हाँ, रुतबी, उत्बी भी बा ना, फरूक ही या उत्बी। हाँ, उत्बी और फरूक ही। उत्बी को तो हम नहीं जानते हैं, बाकी हर तीनों को जानते हैं, बहुत नामी है लोग। अलबरूनी, फिरदौसी और फरूक ही। ठीक। तो हमारा ये लूसेंट का जो था टॉपिक ये समाप्त हुआ। अगले दिन हम लूसेंट में मोहम्मद गौरी है, अगला दिन हम मतलब कि गौरी को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा गौरी सल्तनत काल हो जाई। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। गुलाम वंश स्टार्ट हो जाए। सल्तनत काल गौरी गौरी बहुत छोट बा। देख लेता नहीं। गौरी में बोले का बा 3 गो युद्ध बा जौन कि यहीं पता पल ही पढ़े बानी सन। तो मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल में गुलाम वंश ना, गुलाम वंश ढेर हो जाए। एक लाइन में है पूरा। अच्छा, गुलाम वंश एक लाइन आधा कर देता नहीं यहाँ तक का। हाँ, इल्तुतमिश देखो तनी, इल्तुतमिश तक। हाँ, रजिया सुल्तान जहाँ से शुरू हो रहा है, ये से पता ना कहाँ से शुरू है, मतलब यहाँ तक छोड़ देना यही काम है। ठीक है। इल्तुतमिश पूरा। रजिया सुल्तान के बाद उनका जौन भी पति उती आई लोगों के। पेंसिल होगा यहाँ तक, यानी कि हम लोग कल सल्तनत काल में मोहम्मद गौरी को देखने के बाद सल्तनत काल में हम लोग यहाँ तक देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ठीक, यहाँ तक देख लिया जाएगा। ठीक, ज़्यादा ना, क्योंकि याद भी करना है, दिमाग में रहना चाहिए।
मिक्सअप करके चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक देख लिया जाएगा और आगे अब कुछ करंट अफेयर्स के कुमार गौरव के प्रश्न, कुमार गौरव सर के प्रश्न। चलिए, इसमें कहाँ तक हुआ था, कुछ याद है? 60 या 75 तक। 75 तक हुआ होगा, 3 हमारे होंगे। हाँ, 75 तक हो गया है। प्रश्न संख्या 76। आइए लोग, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? VK यादव। ना ना। ऑप्शन दे, हाँ। बता दीजिएगा आप लोग, बताइए। विवेक जौहरी, संजीव मेहता, विवेक गोगिया या विनय कुमार त्रिपाठी? विनय कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी, ठीक है। चेंज नहीं ना हुआ है? ना ना, ये अभी फिलहाल में ये बा। पहले VK यादव रहे। ठीक है। तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया। एक मिनट, सॉरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान डैश का शुभारंभ किया, यानी कि इस अभियान का नाम क्या है? एक ऑप्शन ए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बी, नव भारत साक्षरता अभियान। सी, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान या डी, पढ़े भारत। पढ़े भारत। हाँ रोहित, आर यू एग्री? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं होगा। सही जवाब होगा पढ़े भारत। नेक्स्ट, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्त्रो किस देश की? बहुत खतरनाक सब देश है। ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ। निकारागुआ। सही जवाब होगा होंडुरास। भाई पूछबो ना करी यार, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बोले होंडुरास, होंडुरास। अब एक राजधानी पूछ रहे हो तो केनाहू के ना देश के नाम। सबसे तो पहले कोई देश कहाँ बैठे, पृथ्वी पर बांध, कोई मंगल ग्रह पर नहीं खेनू। नेक्स्ट, मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? मेनार पक्षी गांव। हाँ, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। हाँ, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिना ऑप्शन के बताओ लोग। फियरलेस गवर्नेंस। हाँ? अरे हमरा तो ये सब नहीं का पढ़ेला वो सब। चलिए बता, ऑप्शन दे रहे हैं। नीना गुप्ता होगा, फियरलेस गवर्नेंस। जयंत घोषाल, अतुल गोयल, डॉक्टर किरण बेदी। हाँ, किरण बेदी है तो कौन? किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक है। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? रोहित 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 माही चेन्नई सुपर किंग्स। CSK। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? हालांकि अब पुरान हो गया, बताइए। 6.5। 8 से 8.5, सॉरी तो आंसर बता दे। 8 से 8.5%। अच्छा, 8 से 8.5। अच्छा, 23-24 वही जौन है बजट आयल है एमे बाटे। हाँ, ए में 6.5 है कि 6 है? सही, 6.5। हाँ। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन पहले हुआ है। हरियाणा। फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ, ऑप्शन बोल दूंगा। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए ओडिशा, बी बिहार, सी नई दिल्ली या डी जम्मू कश्मीर। MSME। हाँ, तब जम्मू कश्मीर। सही जवाब होगा ए ओडिशा। ओडिशा को दिया गया है MSME पुरस्कार। ये क्वेश्चन हाँ होना हुई, पहले भी हुआ है ये क्वेश्चन। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? सुनील छेत्री। ऑप्शन दे, ये भी क्वेश्चन पहले हुआ है। मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, रानी रामपाल। PR श्रीजेश।
क्रियाशील जेस एगो क्वेश्चन अगर ऑप्शन दे देती स्मृति मंधाना तब गड़बड़ा दी लोग। तो हम हमें करे के कहते चलो तो ठीक है क्रियाशील जेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाने जाने की घोषणा की है? 17%। समान अर्थ में कहा जाए तो एथी पर बिटकॉइंस पर बताओ तनी 35 या 33। शायद भाई हम कंफर्म नहीं कि वर्चुअल वही ना, वर्चुअल तो वही होगा, बिटकॉइंस ही होगा। हाँ तो वो तो बताओ ऑप्शन दी। हाँ दे 10%, 20%, 30%, 40%। 30%। 20%। 30%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति में बिटकॉइन ही आएगा, यानी क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्ट ओकर अथी कटेला 34% से बेसी कटेला के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाने जाने की घोषणा की है? तो 30%। अब 4% काथी जोड़ के अलग जानो, हम जानते नहीं। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही है, मध्य प्रदेश। ना भारत का पहला जियो पार्क दे अगर हाँ तब एमपी लागत हो मध्य प्रदेश का लम्हेटा। हम है तो केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हालांकि बजट तो 2023-24 का पेश हो गया है, लेकिन अब 22-23 का प्रश्न है, तो बताइए फिर भी इसमें। अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। सही ठीक। अच्छा, दूसरा, 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी। ठीक। सी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। इनमें से कौन सही चुनेगा? या ऑप्शन डी भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने चुनी का गलत। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बी एंड सी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में भाई इनमें से कोई नहीं। बी। तब ए। सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों का तीनों सही है। बी कौन नहीं सबसे सही बा? क्या कहता है? 22-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, यानी कि अनुमति शायद हम गलत लिखाया है, यानी वित्तीय घाटा 4% बताया है। सही होगा, हम नहीं जानते भाई सही होगा। तुम कहना कॉन्फिडेंस से कहता है गलती हुई सब राज्य के कैसे कह सकता है? का थी सारा राज्य के कहता ना, उन्हें कोई स्पेशल थोड़ी कहता है। और पता नहीं, हमको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर रहा? विश्व में हाँ, चौथा वृद्धि के मामले में। वृद्धि में दूसरा ऑप्शन दे। ऑप्शन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला तीसरा। विश्व में वन वृद्धि वैसे काहे देखे ली श्री? हाँ यार, हम दूसरा हम देख रहे पहले में चाइना बा, तीसरा और दूसरा में हमने के बनी सर। नेक्स्ट, पद्मा पुल क्वेश्चन हो गया है। आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि बता दोगे आंसर? पद्मा पुल बांग्लादेश में भारत की सहायता से बनाया जा रहा है, बन गया है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? 2022 के लिए? हाँ, वेटलैंड रेस्टोरेंट रेस्टिरेशन। ऑप्शन दे रहे हैं। ए, आर्द्र भूमि हमारा जीवन। बी, आर्द्र भूमि और जैव विविधता। सी, आर्द्र भूमि और जल। डी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। डी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अच्छा, तो ई 2023 के हटे वेटलैंड रेस्टोरेशन रीस्टोरेशन होगा। 1 मिनट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया था, अब तो इतिहास हो गया। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 75। हाँ 75। ठीक है, उस समय जनगणना क्वेश्चन आया था, उस समय 49 को था, अब 75 को हो गए हैं। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? कामना में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, सॉरी ऑप्शन देते एस कहाँ गए यार?
स्मिथ के स्टीव स्मिथ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021। स्टीव स्मिथ। अब स्पीड हमारे सब ऑप्शन थे। अरे खेल भावना को जिंदा रखने के लिए, मतलब अच्छा व्यवहार का जैसे लाइफ टाइम के लिए महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है, तो वैसे ही 2021 के लिए किसे दिया गया? ऑप्शन दे। ऑप्शन है डैरी मिशेल, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, आदिल रशीद। बस हम कहाँ ही अलग रहनी बाप आदिल रशीद तो है केन विलियमसन। डैरी मिशेल। हाँ, घटना है कौन सी का कुछ एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ शायद आउट करने वाला था कि इस चीज़ को लेकर आउट नहीं किया कोनो कारणवश इस चीज़ को। सेंचुरी पूरने वाला था किसी ना वो खाली थोड़े शायद लड़ गया हाँ लड़ गया था ना, तो उसके लिए नहीं, ऐसा ही कुछ था। 2022 के लिए किसे चुना गया है? ये तो 2021 के लिए था। 22 के लिए भी किसी को चुना गया है, लेकिन दिमाग में हमको नहीं आ रहा है अभी। चलिए लिखे हैं वो लकी कॉपिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। को क्वेश्चन हो गया भाई, ज़्यादा हम बढ़ गए, रहने देते हैं इतना ही। अब कलम कलम हुआ इज माई कलम। पूछना था 15 को पूछ दिए हम, 100 को 17 को पूछ दिए। चलिए अब स्टैटिक डिस्टैटिक भागे भूला जाता पेज है। बताइए लोग दूर। अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है? कुश्ती। रोहित कंफर्म? हाँ बॉक्सिंग। अरे कुश्ती बॉक्स। अमित पंघाल का संबंध बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग। हरियाणा का पंजाब के हो? ये नहीं बता सकते हैं कहाँ का है, होगा हरियाणा के भी ज्यादा चांस। अब वो वीडियो में चल के देख लेना उस अथी में, लेकिन अभी वो मत कह दे कि गलत बैठे। हाँ गलत। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जून बस इंजीनियर्स डे। हाँ 15 सितंबर। 15 सितंबर। किसके जन्म दिवस पर? ये तो विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया अजीब नाम है। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिवस ना 21 17 29 जून। 29 जून। किसके जन्मदिन पर? इनका जन्मदिन पर विश्वेश्वरैया। अरे आर्यभट्ट के। बे पीसी महालनोबिस। गणित दिवस ये तो दिसंबर में बा। 22 अक्टूबर। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। किसके जन्मदिन पर? ई तो आर्यभट्ट के बात गणित दिवस। रामानुजाचार्य ना। अच्छा रामानुजम। भारत का पहला बायो इथेनॉल परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश। बायो इथेनॉल परियोजना हमेशा कंफ्यूज में रहने वाला क्वेश्चन। एमपी। गलत। ओ बिहार। ओहो गुजरात। हाँ। इसकी आधारशिला किसने रखी? इसका मतलब ऐसे किसने किया? अमित शाह। ये क्वेश्चन में तो पूछले रहला सेम टू सेम। कौन सी में? स्टेनो में? हां वो में एमपी अच्छा और तीन को देखो, तीनों एक ना क्वेश्चन, तीनों को कंफर्म ऐसे कर लो। मतलब बायो इथेनॉल परियोजना गुजरात। अगला प्रश्न बायो सीएनजी संयंत्र। सीएनजी ई हुई एमपी। ये होगा एमपी का इंदौर। हाँ। आ ग्रीन फील्ड इथेनॉल संयंत्र बिहार। ये बिहार के किस जिला में? अरे है भागलपुर। पूर्णिया। पूर्णिया। ठीक। तो बायो इथेनॉल संयंत्र पूछे तो गुजरात, बायो सीएनजी संयंत्र पूछे इंदौर, आ ग्रीन फील्ड इथेनॉल संयंत्र पूछे तो पूर्णिया। ये क्वेश्चन एक दिन हमसे गलती हुआ था, पूछा, हम बताए थे कि ये किस चीज़ से इसको, जो ग्रीन फील्ड इथेनॉल संयंत्र जो पूर्णिया में है, तो हम अपने से बताए थे कि इसको ईख से तैयार किया जाएगा, लेकिन कहते ईख से नहीं, मोटा अनाज से इसको तैयार किया जाएगा, जिससे कि किसानों को यहाँ पे मोटा अनाज उगाने के लिए मतलब प्रेरणा मिलेगी और इससे इथेनॉल भी बनेगा। वैसे भी 2023 जो है मोटे अनाज का साल है, तो इन सब चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। कुश्ती में हाँ वाह अच्छा कुश्ती। वाह। साक्षी मलिक ना लवलीना ए थी लवलीना बोरगोहान। विनेश फोगाट।
विनेश फोगाट सही जवाब है। ठीक, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट। ठीक, कब से एक बार 2019 में जीती थी जो कि किर्गिस्तान में हुआ था, तो उसमें ब्रोंज मेडल जीती थी, और दूसरा 2022 में जीती जो कि सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था, इसमें भी ब्रोंज मेडल ही जीती। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए लोग, बहुत ही चर्चित आसान प्रश्न, कई बार हुआ है। बाल बजट को पेश करने वाला देश का पहला राज्य? एमपी। हाँ ना रुको, हम ये पूछ ले रहनी कुछ दिन पहले, सही बा एमपी। एमपी होगा। ठीक, बाल बजट को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र? ये क्वेश्चन लिथियम नहीं, ऑप्शन दे बता दे। साउथ के बता दी, सुन, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश आ एगो कर्नाटक। कर्नाटक हुई। केरल। अपने सवाल अपने फंस गइल। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। पहले बोल नहीं तो तेरे पहले ना कह दी तो हम बोल देनी। ऑप्शन कनु खोल लगी, ऑप्शन चाहिए हमरा। पहले आंध्र प्रदेश कहत रहनी तो ते कुछ ना कह। खोल के कह, खोली के तो कहले तो ऑप्शन काहे मांगल हो? ते ना कुछ करे से तब कहनी क्यों ऑप्शन बता। अच्छा ज्यादा गलती तोहरे में बचला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन है? मिजोरम। हाँ मिजोरम। सबसे अधिक बढ़ोतरी में? अरुणाचल प्रदेश। हैदराबाद। आंध्र प्रदेश। हैदराबाद कौन राज्य हो? आंध्र प्रदेश। ठीक, और सबसे कम बढ़ोतरी में? हरियाणा। न्यूनतम, और सबसे कम क्षेत्रफल में? हरियाणा ही। अगला प्रश्न बताइए लोग, अमृत सरोवर मिशन। अमृत सरोवर मिशन जो कि अमृत सरोवर मिशन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? यूपी। हाँ जी, लॉक कर दिया जाए यूपी। जल संरक्षण से संबंधित है। जल संरक्षण से तमिलनाडु। यूपी। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार? यह तो इसी के तहत इसको दिया गया, जो कि यूपी को ही दिया गया। सैफ SAFF सैफ फुटबॉल अंडर 70 2022, जिस सैफ का आराम से फिर से, सैफ जिसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, अंडर 70 2022 का विनर कौन सा देश रहा? भारत। और रनर अप? नेपाल। हाँ, रनर अप नेपाल और भारत इसका विनर रहा। वेन्यू कहाँ था, यानी कि आयोजन इसका कहाँ हुआ था? हमने के नीचे। हाँ, कजाकिस्तान। श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोग, ये क्वेश्चन हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। एमपी। मध्य प्रदेश। हाँ ठीक है। विजय हजारे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली? मुंबई। सैयद मुश्ताक, हाँ मुंबई पहली बार जीता है शायद। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1971। 71 कहाँ से, 72। अच्छा 72। इसका उद्देश्य? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है? निरंतर प्रोग्रेस। सतत विकास का मतलब होता है कि हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण को साथ में लेकर विकास करना सतत विकास कहलाता है। अच्छा। हाँ, पर्यावरण को साथ में लेकर विकास से सतत विकास कहलाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? कनाडा के हटे 1969 अच्छा 87-97। उद्देश्य? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन संरक्षण। ओजोन संरक्षण, ठीक है। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1991। 1992 में, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल? 87 था। मॉन्ट्रियल 87 और क्योटो प्रोटोकॉल 97। इसका उद्देश्य? ओजोन तो ग्रीन हाउस गैस को मतलब हाँ कंट्रोल करना। भारत का पहला तथा विश्व का तीसरा वानिकी यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? मद्रास कौन जगह? हाँ अमेरिका।
क्वेश्चन सुनो फिर से। भारत में भारत का पहला तथा विश्व का तीसरा वानिकी यूनिवर्सिटी, वानिकी का अर्थ होता है वन का संरक्षण करने वाला, अरे पता बा। देहरादून, तेलंगाना। 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 हाँ रहने दिया जाए। हाँ और रहता। पढ़ा होगा ना? हम्म, हाँ तब रहे। कोनो यूनिवर्सिटी भारत के खुलल हटे जौन अमेरिका में खुलल। IIT मद्रास है शायद। पता ना। रामप्पा मंदिर कहाँ है? रामापा मंदिर यहीं ना तेलंगाना में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग फिर मिलते हैं अपने निर्धारित समय पे।